करोड़पति लड़के को सड़क पर मिली एक घायल लड़की, फिर उसने जो उसके साथ किया उसे देख इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, बरसात का मौसम, रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजलियां बार बार आसमान को चीर रही थी और तेज बारिश ने पूरे शहर को लगभग सुनसान बना दिया था। उसी सुनसान हाईवे पर एक काली लग्जरी एसयूवी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहा था राहुल मल्होत्रा, उम्र 30 साल, शहर के सबसे बड़े कंपनी का मालिक, करोड़ों की दौलत, सैकड़ों कर्मचारी, लेकिन दिल ऐसा जो किसी का दर्द देखकर कभी अनदेखा नहीं कर पाता था। उस रात राहुल भोपाल से एक बिजनेस मीटिंग खत्म करके जबलपुर लौट रहा था। गाड़ी में धीमी संगीत चल रही थी, लेकिन अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में राहुल की नज़र सड़क के बीचों बीच पड़ी एक परछाई पर गई। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी खींचती हुई कुछ कदम आगे जाकर रुकी। राहुल बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। सड़क पर एक 20 साल की लड़की, पूरी तरह खून से लथपथ, चेहरे पर चोटों के निशान, हाथों पर रस्सी के गहरे घाव और शरीर मिट्टी से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कई घंटों तक बेरहमी से यातनाएं दी हो और मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया हो। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से लड़की की नब्ज टटोली। कुछ सेकंड, फिर एक बहुत हल्की धड़कन। राहुल की आंखों में उम्मीद लौट आई। भगवान का शुक्र है, अभी इसकी सांस चल रही है। उसने बिना एक पल गंवाए लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी महंगी सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो गई, लेकिन राहुल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। 10 मिनट बाद जबलपुर के सबसे बड़े निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर लड़की का इलाज शुरू कर चुके थे। राहुल बाहर बेचैनी से टहल रहा था। करीब 2.5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। आप इनके रिश्तेदार हैं? राहुल ने कहा। नहीं डॉक्टर, मैं इन्हें सड़क से उठाकर लाया हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर आप 10 मिनट और देर कर देते तो शायद हम इन्हें नहीं बचा पाते। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सड़क दुर्घटना नहीं है। इनके शरीर पर जो निशान हैं वे बताते हैं कि इन्हें कई घंटों तक बांध कर रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर कौन था जो इतनी छोटी उम्र की लड़की से इतनी नफरत करता था? उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली फॉर्च्यूनर आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। सबके चेहरे पर काले मास्क थे। उनमें से एक ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उसी लड़की की तस्वीर थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बॉस, लड़की अभी जिंदा है। सूरज निकलने से पहले उसकी सांस बंद हो जानी चाहिए, चाहे पूरा अस्पताल क्यों ना उड़ाना पड़े। उधर सुबह होते होते लड़की को होश आने लगा। वह बुरी तरह कांप रही थी, जैसे हर आवाज़ उसे मौत की याद दिला रही हो। राहुल धीरे से उसके पास गया। डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। लड़की ने कांपते हुए इधर उधर देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में, और अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लड़की कुछ पल तक राहुल को देखती रही, फिर अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे। वे मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने शांत स्वर में पूछा, कौन लोग? लड़की ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन डर से उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मेरा नाम गुंजन है
और मेरे पिता की हत्या सिर्फ 5 एकड़ जमीन के लिए कर दी गई। राहुल स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह सिर्फ 5 एकड़ जमीन की कहानी नहीं थी, बल्कि करोड़ों रुपए के उस काले साम्राज्य की शुरुआत थी जिसके सामने बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी सिर झुकाते थे। और उसी समय अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक नकाबपोश आदमी सफाई कर्मी का वेश बनाकर धीरे धीरे गुंजन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी जेब में एक भरी हुई साइलेंसर पिस्टल थी। क्या गुंजन सच बता पाएगी? क्या राहुल समय रहते उस हमलावर को पहचान पाएगा, या फिर गुंजन दूसरी बार मौत के इतने करीब पहुंच जाएगी कि इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा? आइए दोस्तों, जानते हैं कहानी में। अस्पताल के कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने धीरे से पानी का गिलास गुंजन की ओर बढ़ाया। गुंजन के हाथ कांप रहे थे। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो उसे हर पल किसी के आने का डर हो। राहुल ने शांत आवाज में कहा, डरिए मत, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे सच जानना होगा। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मेरे पापा का नाम राम स्वरूप था। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन खुश थे। हमारी 5 एकड़ जमीन थी, उसी पर सब्जियां लगाकर हमारा घर चलता था। पापा कहते थे, बेटी, मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें सुकून बहुत बड़ा होता है। राहुल चुपचाप सुनता रहा। गुंजन आगे बोली, करीब 6 महीने पहले शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम प्रताप चौहान हमारे घर आया। उसने पापा से कहा, यह जमीन मुझे बेच दो, जितने पैसे मांगोगे दूंगा। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह जमीन मेरे बाप दादाओं की आखिरी निशानी है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। गुंजन ने गहरी सांस ली। उस दिन जाते जाते विक्रम ने सिर्फ एक बात कही थी, रामस्वरूप, आज तूने मेरी बात ठुकराई है। अब याद रखना, या तो जमीन मेरी होगी या तेरी सांसें। यह सुनकर राहुल की मुट्ठियां अपने आप भींच गई। गुंजन की आवाज़ भर्रा गई। उस धमकी के ठीक 8 दिन बाद आधी रात को हमारे घर के बाहर कई गाड़ियों की आवाज़ आई। करीब 10-12 लोग हथियार लेकर घर में घुस गए। उन्होंने पापा को रस्सियों से बांध दिया। मैं उनके पैरों में गिर गई, मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन उनमें जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने मुझे धक्का दिया और पापा को घसीटते हुए बाहर ले गए। गुंजन फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने उसे संभाला। कुछ देर बाद उसने फिर कहना शुरू किया, मैं चुपके चुपके उनके पीछे भागी। उन्होंने पापा को पहाड़ी के किनारे ले जाकर आखिरी बार पूछा, जमीन देगा या मौत चुनेगा? पापा ने मुस्कुरा कर कहा, जमीन बिक सकती है, लेकिन ईमान नहीं। इतना सुनते ही विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने मेरे पापा को खाई में धक्का दे दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखें भी नम हो चुकी थी। गुंजन बोली, उन्हें लगा कि अब जमीन उनके नाम हो जाएगी, लेकिन पापा ने मरने से 2 दिन पहले ही पूरी जमीन मेरे नाम कर दी थी। बस उसी दिन से मैं भी उनकी दुश्मन बन गई। राहुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे विक्रम डर रहा है? गुंजन ने धीरे से अपने तकिए के नीचे हाथ रखा। वहाँ से उसने एक छोटी सी पीतल की चाबी निकाली। राहुल हैरान रह गया। गुंजन बोली, यह किसी तिजोरी की चाबी नहीं है, यह हमारे खेत के पुराने कुएं के पास बने छोटे मंदिर की मूर्ति के नीचे छिपे एक लोहे के बक्से की चाबी है। उस बक्से में एक मोबाइल रखा है और उसी मोबाइल में वह वीडियो है जिससे विक्रम और उसके आदमी मेरे पापा को घसीट कर ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। राहुल की आंखें चमक उठी। यानी अगर वह मोबाइल पुलिस तक पहुंच गया तो विक्रम हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। गुंजन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन विक्रम को भी यह बात पता चल चुकी है, इसीलिए वह मुझे मारना चाहता है। उसी समय राहुल का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, पापा। राहुल ने कॉल उठाई। हाँ पापा। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, राहुल, अभी इसी वक्त अस्पताल छोड़ दो। राहुल चौंक गया। क्या हुआ?
पिता बोले, जिस लड़की को तुमने बचाया है उसके पीछे विक्रम प्रताप चौहान पड़ा है। वह आदमी कानून से नहीं डरता, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। बेटा, इस लड़ाई से दूर हो जाओ। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज़ से कहा, पापा, अगर आज मैं डर कर पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद की नज़रों में नहीं देख पाऊंगा। जिस लड़की ने अपनी आँखों के सामने अपने पिता को मरते देखा है उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उसके पिता बोले, ठीक है, अगर तूने फैसला कर लिया है तो अब बहुत संभल कर रहना, क्योंकि विक्रम पहले वार नहीं करता, सीधे आखिरी बार करता है। फ़ोन कट गया। उधर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक आलीशान फार्म हाउस में विक्रम प्रताप चौहान हाथ में शराब का गिलास लिए बैठा था। उसके सामने उसके गुंडे खड़े थे। एक आदमी बोला, बास, लड़की अभी भी जिंदा है। विक्रम ने बिना गुस्सा किए सिर्फ मुस्कुराया, फिर बोला, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने सोचा था वह अकेली है, लेकिन अब उसके साथ राहुल मल्होत्रा खड़ा है। दूसरा गुंडा बोला, तो अब क्या करें? विक्रम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए बोला, अब खेल शुरू होगा। पहले लड़की को नहीं, राहुल की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो। इतना कहते ही उसने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल उठाई। फाइल के ऊपर राहुल की तस्वीर लगी थी और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, राहुल मल्होत्रा, व्यक्तिगत जानकारी। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अब उसे समझ आएगा कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। इधर राहुल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात उसके अपने घर पर एक ऐसा हमला होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्या विक्रम राहुल के परिवार पर हमला करेगा? क्या गुंजन का छिपा हुआ सबूत सुरक्षित रहेगा? और क्या राहुल पहली बार सीधे विक्रम प्रताप चौहान से आमने सामने टकराएगा? दोस्तों, गुंजन ने राहुल को उस मोबाइल का राज बता दिया जिसमें उसके पिता की हत्या का वीडियो कैद था। दूसरी तरफ विक्रम प्रताप चौहान ने भी फैसला कर लिया था कि अब वह गुंजन पर नहीं, राहुल की जिंदगी पर हमला करेगा। लेकिन राहुल को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह उसके घर पर ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह के करीब 7 बजे राहुल अपने बंगले पर पहुंचा। पूरी रात अस्पताल में रहने के कारण उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि उसके पिता बरामदे में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, अभी भी समय है, उस लड़की की मदद कर, लेकिन विक्रम से सीधे दुश्मनी मत ले। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, पापा, अगर आज मैं डर गया तो जिंदगी भर किसी की मदद करने लायक नहीं रहूँगा। इतने में बंगले के बाहर जोरदार ब्रेक की आवाज़ आई। राहुल ने खिड़की से देखा, 5 काली एसयूवी गेट के बाहर आकर रुकी थी। उनमें से लगभग 15 आदमी उतरे, लेकिन इस बार उनके हाथों में हथियार नहीं थे। वे सिर्फ एक संदेश लेकर आए थे। कुछ ही पल बाद उनका सरदार अंदर आया। उसने मेज पर एक काला लिफाफा रखा और बिना कुछ बोले वापस चला गया। राहुल ने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर राहुल के पिता के हाथ कांपने लगे। वह तस्वीर गुंजन की थी। उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज सिर्फ चेतावनी है, अगली बार तस्वीर नहीं लाश मिलेगी। राहुल का खून खौल उठा। उसने तुरंत अस्पताल फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उठाने वाली नर्स ने जो कहा उसे सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, गुंजन अपने कमरे में नहीं है। वह रात से गायब है। राहुल बिना एक पल गंवाए अस्पताल की ओर दौड़ा। पूरा अस्पताल पुलिस से घिरा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उसमें दिखाई दिया एक नकली एम्बुलेंस रात करीब 3 बजे अस्पताल में दाखिल हुई। 2 लोग डॉक्टर बनकर अंदर गए और कुछ ही मिनट बाद गुंजन को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए बाहर निकल गए। सबको लगा मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन वह एम्बुलेंस कभी किसी अस्पताल पहुंची ही नहीं। राहुल समझ गया विक्रम अपना पहला बड़ा दांव खेल चुका था। उसी समय
राहुल के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर विक्रम प्रताप चौहान दिखाई दिया। उसके पीछे एक कुर्सी से बंधी हुई गुंजन बैठी थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में डर से ज़्यादा गुस्सा था। विक्रम मुस्कुराया। राहुल, मैंने कहा था ना, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। राहुल गुस्से में बोला, अगर गुंजन को कुछ हुआ तो मैं तुझे कानून से नहीं, खुद सजा दूंगा। विक्रम जोर से हंस पड़ा। कानून? इस शहर में कानून मेरी जेब में रहता है। फिर उसने कैमरा गुंजन की ओर घुमाया। गुंजन चिल्लाई, राहुल, मंदिर मत जाना, वहाँ जाल बिछा रखा है। इतना कहते ही एक गुंडे ने उसका मुंह बंद कर दिया। विक्रम बोला, अगर लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो आज शाम 5 बजे पुराने शिव मंदिर में आ जाना, और हाँ, खाली हाथ मत आना। वह चाबी भी साथ लाना। वीडियो कॉल कट गई। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। राहुल के पिता बोले, बेटा मत जा, वह तुझे मार देगा। राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं नहीं गया तो गुंजन मर जाएगी। उसी समय राहुल को एक बात याद आई। गुंजन ने कहा था, असली सबूत मंदिर में नहीं, मंदिर के पास छिपे बक्से में है। राहुल समझ गया, विक्रम को सिर्फ चाबी का पता है, लेकिन बक्सा कहाँ है, यह अभी भी सिर्फ गुंजन जानती है। शाम के 5 बजे राहुल अकेला पुराने शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर कई सालों से वीरान पड़ा था। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई सीढ़ियां और डरावनी खामोशी। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। राहुल मुड़ा। सामने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, हल्की मुस्कान के साथ विक्रम प्रताप चौहान खड़ा था। उसके चारों तरफ दर्जनों हथियारबंद आदमी थे। विक्रम बोला, स्वागत है राहुल, मुझे पूरा भरोसा था तू जरूर आएगा। राहुल ने गुस्से में कहा, गुंजन कहाँ है? विक्रम मुस्कुराया और उंगली से सामने बने पुराने गोदाम की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा, गुंजन अंदर कुर्सी से बंधी हुई थी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक और लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक स्टाइलिश महिला उतरी। राहुल उसे देखकर हैरान रह गया। उसके मुंह से अचानक निकला, नेहा तुम? वह कोई और नहीं, राहुल की पूर्व पत्नी थी। नेहा धीरे धीरे विक्रम के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने कहा था ना, राहुल जरूर आएगा। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस औरत को वह अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुका था, वह आज विक्रम के साथ खड़ी थी। नेहा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे जेल भिजवाया था राहुल, अब तुम्हारी बर्बादी मैं अपनी आंखों से देखूंगी। राहुल पहली बार समझ गया, यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह उसके अतीत, उसके परिवार और उसकी जिंदगी की लड़ाई बन चुकी थी। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। राहुल, तुम हमेशा दिल से सोचते हो, इसीलिए हर बार हार जाते हो। राहुल ने गुस्से से कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़कर गुंजन को आज़ाद कर। विक्रम मुस्कुराया, इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे वह मोबाइल चाहिए। राहुल बोला, मोबाइल मेरे पास नहीं है। विक्रम ने गुंजन के बाल पकड़कर उसे कुर्सी से ऊपर खींच लिया। गुंजन दर्द से चीख उठी। राहुल गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन तभी 10 बंदूक उसकी तरफ तान दी गई। विक्रम बोला, एक कदम और बढ़ाया तो सबसे पहले गोली गुंजन को लगेगी। पूरा माहौल खामोश हो गया। तभी नेहा आगे आई। राहुल ने उसकी तरफ देखा। नेहा, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, राहुल, मैं मजबूर थी। विक्रम चिल्लाया, चुप रहो, लेकिन अब सब सच छिपा नहीं सकता था। नेहा कांपती आवाज़ में बोली, मैं विक्रम के साथ अपनी मर्जी से नहीं हूँ। जब मैं जेल से बाहर आई तो इसी आदमी ने मुझे धमकी दी। उसने कहा, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया
तो वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। राहुल हैरान रह गया। विक्रम गुस्से से आग बबूला हो उठा। बहुत बोल रही हो, उसने अपने आदमी को इशारा किया। गुंडा ने नेहा पर बंदूक तान दी, लेकिन उसी पल नेहा ने जोर से विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम गिर पड़ा। राहुल ने मौका देखकर एक गुंडे को धक्का दिया। गोली चल गई, लेकिन किसी को नहीं लगी। पूरा गोदाम गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। उधर गुंजन ने बड़ी मुश्किल से कुर्सी की रस्सी ढीली कर ली थी। उसने पास पड़ी लोहे की राड उठाई और पीछे खड़े एक गुंडे के हाथ पर जोर से दे मार दी। बंदूक नीचे गिर गई। राहुल ने वही बंदूक उठाई, लेकिन उसने किसी पर गोली नहीं चलाई। उसने सिर्फ गुंडों को पीछे हटने की चेतावनी दी। तभी मंदिर के बाहर पुलिस आयरन गूंज रहा। चारों तरफ से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। विक्रम जोर से हंसा। राहुल, तुम्हें लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी? मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। इतना सुनते ही गुंजन मुस्कुराई। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से एक छोटा सा मेमोरी कार्ड निकाला। राहुल भी हैरान रह गया। गुंजन बोली, विक्रम, जिस मोबाइल को ढूंढते ढूंढते तुमने मेरे पिता की जान ले ली, उस मोबाइल से मैंने बहुत पहले ही यह मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। असल सबूत अभी मोबाइल में नहीं था, सबूत तो हमेशा मेरे पास था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय पुलिस अधीक्षक अंदर आए। गुंजन ने मेमोरी कार्ड उन्हें सौंप दिया। कुछ ही मिनटों में लैपटॉप पर वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था विक्रम प्रताप चौहान अपने आदमियों के साथ राम स्वरूप को पहाड़ी से धक्का दे रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में उसकी कई अवैध फैक्ट्रियों, जमीनों पर जबरन कब्जे और हथियारों की तस्करी के सबूत थे। अब विक्रम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल ने उसका रास्ता रोक दिया। राहुल ने कहा, आज नहीं विक्रम, आज तुम्हारा फैसला कानून करेगा। पुलिस ने वहीं विक्रम प्रताप चौहान और उसके सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद अदालत में फैसला आया। जज ने कहा, राम स्वरूप की हत्या, अवैध कब्जे, आपराधिक षड्यंत्र और कई संगीन अपराधी साबित होने के कारण विक्रम प्रताप चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पूरा अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, पिताजी, आज आपको इंसाफ मिल गया। कुछ महीने बाद गुंजन ने अपने पिता की 5 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री नहीं बनने दी। उसने वहां एक वृद्ध आश्रम और निःशुल्क विद्यालय बनवाया। राहुल ने भी उस काम में उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और फिर प्यार जन्म लेने लगा। एक शाम राहुल के पिता ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मुझे बहू नहीं, एक बेटी चाहिए। क्या गुंजन, तुम इस घर की बेटी बनोगी? गुंजन की आंखें भर आई। उसने कहा, अंकल, जिस दिन मेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए थे, उस दिन लगा था कि मैं हमेशा के लिए अकेली रह गई हूँ, लेकिन आपने मुझे फिर से परिवार दिया है। अगर आपको मंजूर हो तो मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। कुछ ही दिनों बाद बहुत सादगी से राहुल और गुंजन की शादी हो गई। नेहा ने भी अदालत में सच्चाई बताकर अपने अपराधों का प्रायश्चित किया और फिर हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर चली गई। राहुल और गुंजन ने मिलकर सैकड़ों गरीब परिवारों की मदद की और हर साल राम स्वरूप की पुण्यतिथि पर ज़रूरतमंद किसानों की सहायता करना अपना नियम बना लिया। दोस्तों, किसी की दौलत उसे बड़ा नहीं बनाती, बड़ा बनाती है उसकी इंसानियत। और जो इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है, भगवान एक दिन पूरी दुनिया को उसके लिए खड़ा कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।